नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के बस अड्डों पर बसों का नया बंटवारा ट्रेनों की तरह होगा ऑपरेट। दिल्ली के तीनों प्रमुख बस अड्डों पर बसों के रुकने की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करने और उससे ज्यादा देर रुकने पर एक्स्ट्रा फीस लेने का आदेश लागू होने के बाद परिवहन विभाग एक और सुधारात्मक कदम उठाने जा रहा है। दिल्ली से चलने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की प्राइवेट बसें सवारियां लेकर आगे किस राज्य में जा रही है, इस आधार पर यह तय होगा कि वो बसें दिल्ली के किस बस अड्डे से ऑपरेट होंगी। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग अगले हफ्ते तक नए दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। दिल्ली में लगने वाला है ट्रैफिक टैक्स, फास्टैग से होगी वसूली। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या रहा है। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले ट्रैफिक के चलते यह समस्या ज्यादा बड़ी इसलिए भी हो जाती है। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार एक नया प्लान बना रही है और योजना यह है कि ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले लोगों से कंजेशन टैक्स या ट्रैफिक टैक्स वसूला जाएगा। दिल्ली के एमएलए फंड में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष हुए हमलावर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधायकों के फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने की घोषणा की है। इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे में है। ऐसे में विधायकों की निधि को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ क्यों किया गया, वह भी चुनाव से ठीक पहले। ड्रग्स पर सख्त एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार। दिल्ली में बीते दिनों 7,600 करोड़ का ड्रग्स बरामद हो चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने 2 अलग अलग छापेमारी में एक ही ड्रग्स रैकेट के 7,600 करोड़ के ड्रग्स को बरामद किया है। पहली बार 5,600 करोड़ और दूसरी बार 2,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स को बरामद किया गया है। इस बीच अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्दी भारत के कुछ अन्य राज्यों में अपनी नई यूनिट शुरू करने जा रही है ताकि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को तेज किया जा सके। महादेव ऐप फ्रॉड के आरोपी सौरभ से खुलेगा नोएडा मॉड्यूल का राज। 400 करोड़ रुपए से अधिक के महादेव ऐप ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की इंटरपोल की ओर से दुबई में गिरफ्तारी के बाद अब इस धोखाधड़ी के नोएडा मॉड्यूल का भी राज खुलेगा। नोएडा में भी महादेव ऐप फ्रॉड में मास्टरमाइंड के रूप में सौरभ का नाम भी सामने आया था। अब सौरभ के दुबई से भारत आने के बाद नोएडा पुलिस भी आगे की कार्रवाई करेगी। आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दे दी चीन को वार्निंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने बढ़ाई यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट, कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट वॉलेट और यूपीआई 123 पे के लिए नए ट्रांजैक्शन लिमिट्स पेश किए। ये भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के दौरान इन अपडेट्स को शेयर किया। उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के प्रभाव पर जोर दिया। दिल्ली में 60 वर्ष पुराने शिव मंदिर पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्क पर कथित रूप से अवैध रूप से बनाए गए शिव मंदिर को हटाने के खिलाफ दायर की गई एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अविनेश कुमार नाम के व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। बांग्लादेश के खिलाफ 40 गेंदों पर ही संजू सैमसन ने ठोका शतक। 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआती 2 मैचों में संजू सैमसन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे, लेकिन हैदराबाद में खेले गए तीसरे मैच में उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के की मदद से अपने करियर का पहला शतक लगाया। इससे पहले संजू ने 22 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। तय सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ियां दिल्ली में घुसी नहीं की ऑटोमेटिक हो जाएंगी पहचान। दिवाली से पहले दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। केंद्र सरकार एक नए ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने जा रही है जो दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली ऐसी गाड़ियों का पता लगाएगा जिनकी उम्र तय सीमा से ज्यादा हो गई है या जिनके पास वैध फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। 16 अक्टूबर तक इन 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। भारत के मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर तक 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 12 अक्टूबर को भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों से 1 या 2 दिनों के भीतर वापस जा सकता है।
रतन टाटा के उत्तराधिकारी बने नोएल टाटा। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन की घोषणा हो गई है। दिवंगत रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को यह जिम्मेदारी दी गई है। 67 साल के नोएल पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी है। माना जा रहा था कि उन्हें रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और ट्रस्ट से इस पर मुहर लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भागवत ने दिया डराने वाला बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी विजयादशमी स्पीच में बांग्लादेश का उदाहरण देकर भारत के लोगों को सचेत किया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मंत्र विप्लव हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज की विविधताओं को अलगाव में बदलकर टकराव की स्थिति पैदा करना, सत्ता, प्रशासन, कानून, संस्था सबके प्रति अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान हो जाता है और इसे मंत्र विप्लव कहते हैं। उन्होंने अपील की कि इसे लेकर सचेत रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बताया आतंकियों की पार्टी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी बताया है। उन्होंने पीएम मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों का नियंत्रण है और उन्होंने भाजपा पर अनुसूचित जाति और आदिवासियों के खिलाफ लिंचिंग और जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की पार्टी होने का आरोप लगाया है। लगातार हो रहे रेल हादसे को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में हुए ट्रेन हादसे को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है। अनेक हादसों के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। उन्होंने यह सवाल भी किया कि आखिर कितने परिवारों के तबाह होने के बाद यह सरकार जागेगी। अमेरिका के तेल संपन्न सहयोगियों को ईरान की चेतावनी। ईरान ने जब से इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी हैं, तब से उसे खुद पर हमले का डर सता रहा है। यह बात खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह चुके हैं। यही वजह है कि ईरान को हमले का डर सता रहा है। इसलिए अब ईरान ने अपने अरब पड़ोसियों और खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उसका कहना है कि अगर ईरान पर हमला होता है और किसी ने भी इजराइल की मदद की तो उन पर गंभीर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तिरुवल्लुर रेल हादसे के बाद ट्रैक पर बिखरे कोच। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेल हादसे के बाद 2 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 8 ट्रेनों का रूट बदला गया है। यह हादसा चेन्नई डिवीजन के पोनेरी कवरपट्टी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। यहां शुक्रवार शाम मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मुख्य लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में चली गई और वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद दरभंगा एक्सप्रेस के 12-13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को। हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। ये तीसरी बार है जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले 12 और फिर 15 अक्टूबर को समारोह होने की बात सामने आई थी। 11 अक्टूबर की शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया था। यहां सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में प्रयागराज के 2 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित सीबीआई के कैडरों को हथियार गोला बारूद की आपूर्ति से संबंधित मामले में प्रयागराज से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद शामिल है। दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 6 हो गई है। रावण दहन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे पीएम मोदी। शनिवार को देश भर में दशहरा का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहे। दोनों ने पहले राम और लक्ष्मण को तिलक लगाया और फिर आरती उतारी। इसके बाद राम रावण का युद्ध देखा। राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका अंत किया। इसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया। दुर्गा पूजा में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए हमले के बाद भारत का सख्त संदेश। भारत ने शनिवार को बांग्लादेश में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान हिंदू मंदिरों और पूजा मंडपों पर हुए हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक सख्त बयान जारी करते हुए इन हमलों की निंदा की और बांग्लादेश सरकार से अपने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा ने की शस्त्र पूजा। दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा की जाती है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर सीता माता को मुक्त करवाया था। इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान राम की पूजा के साथ ही विधि विधान से शस्त्र पूजा भी की जाती है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने इस मौके पर तलवार के साथ ही पिस्टल की पूजा की।
महिला डॉक्टर ने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आउटर दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की सीनियर डॉक्टर ने अपने ही अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायत दी थी। विभाग की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इस मामले की जांच भी कर चुकी है, जिसमें आरोपों को सही पाया गया, लेकिन अभी तक आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, 150 झुग्गियां ध्वस्त। दिल्ली एनसीआर में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने जमकर बुलडोजर चला रहे हैं। इस दौरान 2 जगहों पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई में प्रशासन ने 150 से ज्यादा झुग्गियां ध्वस्त कर दी और एक पूरा का पूरा बाजार ही जमींदोज कर दिया। 5 साल में पहली बार दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से मिलेगी बड़ी राहत। रावण दहन में अगर पटाखों का बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये 5 सालों का सबसे साफ दशहरा हो सकता है। साफ दशहरे की वजह दशहरे का अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आ जाना और मानसून का देरी से जाना है, जिसकी वजह से राजधानी को हवाओं का साथ मिल रहा है। CPCB के एयर बुलेटिन के अनुसार प्रदूषण का स्तर 141 रहा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।